अभिप्रेरणा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा सामान्य अर्थ में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे है अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। अब मोटिवेशन है, इसको मोटिवेशन का जो शब्द है या मोटिवेशन है, इसको इसका लैटिन नाम निकला, लैटिन भाषा यानी कि अंग्रेजी की जो अंग्रेजी भाषा है वो ज्यादातर जो अंग्रेजी वर्ड है उनके जरिए निकाला जाता है। तो जो लैटिन भाषा है ये इसको लैटिन भाषा में मूवर कहा जाता है, मूवर है ना। और जब मूवर का अर्थ होता है मोशन, मोशन है ना। मोशन का मतलब होता है कि गति करना, यानी कि एक प्रकार से धक्का देना, कि कोई भी विशेष कार्य चल रहा है तो उसमें एक प्रकार से धक्का देना दिया जाए, उस कार्य पर में गति प्रदान की जाए, यानी कि एक अभिप्रेरणा है वो एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। जैसे कोई कार्य विषय चल रहा है तो जब कार्य विषय चल रहा है तो उसके अंदर हमारे को गति की कैसे मिलेगी? तो गति देने के लिए क्या किया जाएगा? हम किसी न किसी प्रकार से अभिप्रेरित होते हैं, तो वो अभिप्रेरित होना ही अभिप्रेरणा होता है, यानी कि हमारे को एक नया बल या गति मिलना है अभिप्रेरणा। इसके बारे में अलग अलग मैंने वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई हैं, जिसमें वुड के अनुसार है, वुड के अनुसार वुड के अनुसार यह बताया गया है कि जब तक कोई भी क्षेत्र विशेष में जब तक कोई कार्य किया जाए और उस कार्य को जारी रखा जाए और लक्ष्य तक कोई कार्य को किया जाए पहले तो, और जब तक उस कार्य को किया जाए और कार्य को फिर जारी रखा जाए और जारी रखने के साथ साथ में वो लक्ष्य तक भी पहुंचना चाहिए, यही अभिप्रेरणा है। यानी कि कार्य की प्रगति और फिर बाद में नियमित और लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति होना, यानी कि जो कार्य की है प्रारंभ की, हम कोई कार्य है उसको प्रारंभ करेंगे तो वो कार्य की प्रगति होगी, फिर उसमें जो नियमितता है वो बनाए रखेंगे, यानी कि उस कार्य को लगातार हम करते रहेंगे। और जब हम उसमें नियमितता बनाए रखेंगे तो हमारे को एक लक्ष्य की प्राप्ति होगी, वही अभिप्रेरणा है। इसके अलावा जो स्किनर महोदय थे, एक मिनट दोबारा बताइए। के अनुसार जब कोई कार्य विशेष किया जा रहा है तो उन्होंने एक अपनी परिभाषा दी, तो मैं उस परिभाषा को थोड़ा शॉर्ट किया। कार्य की जो प्रकृति है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले उसकी कार्य की जो स्थिति है या उसको गति देना, वो गति रहेगी। फिर उसमें क्या होगा, जो हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें नियमितता भी होनी चाहिए। कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें नियमितता होनी भी चाहिए, और जब नियमितता होगी तो हम जल्दी से जल्दी वो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा वही है जिसमें कोई कार्य किया जाएगा और कार्य किया जाएगा उसमें गति भी मिल जाएगी, गति के साथ में उसमें नियमितता है या क्रमबद्धता बोल सकते हैं उसको, वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में जब हम कोई कार्य करेंगे उसमें नियमित रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, वही अभिप्रेरणा है। दूसरा है, इसके ने कहा है कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। यानी कि अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, यानी कि अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें बच्चों को अभिप्रेरित कर दिया जाए तो वो जल्दी से जल्दी कार्य विषय को सीख सकते हैं। तो वो अभिप्रेरणा
अलग अलग चीजों को लेकर होती है। अब बात होती है कि अभिप्रेरणा क्या है, या अभिप्रेरणा को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार ये हटा देता हूँ मैं ना। अभिप्रेरणा के तरंग, इसमें पहली है आवश्यकता, दूसरी है पन्नौद, या चालक, या अंतर्नौद। तीसरा है लक्ष्य, जिसको हम प्रोत्साहन भी बोल सकते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा का मुख्य अर्थ यह होता है कि कौन कौन से व्यक्ति अभिप्रेरित होंगे, जिनको आवश्यकता हो ही नहीं, जिनको आवश्यकता किसी भी से, चाहे धन की आवश्यकता हो, चाहे एजुकेशन की आवश्यकता हो, चाहे कोई कार्य विषय सीखने की आवश्यकता हो, तब जिसको आवश्यकता है तब हम उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगर जिसको आवश्यकता है ही नहीं, हम उसको चाहकर भी अभिप्रेरित नहीं कर सकते। तो सब मुख्य बात है कि सबसे पहले आवश्यकता होनी चाहिए। जब आवश्यकता होगी तो क्या होगा, उसके अंदर एक चीज, एक अंतर्नौद, या जिसको हम चालक भी बोल सकते हैं, पन्नौद भी बोल सकते हैं, चालक भी बोल सकते हैं, और अंतर्नौद भी बोल सकते हैं। अगर जिसके अंदर आवश्यकता जग गई है कि मेरे को पढ़ना है, या मेरे को आगे कुछ करना है, मेरे को ये वाली स्थिति, उस वाली स्थिति में पहुंचना है, और अभी में जो स्थिति है उससे बाहर निकलना है, तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति विशेष में आवश्यकता होनी अनिवार्य है। जब हम किसी के पास में किसी का जब किसी व्यक्ति विशेष के पास में आवश्यकता नहीं होगी तो हम उसको प्रेरित नहीं कर सकते। तो सबसे मुख्य बात है आवश्यकता। जब उसके अंदर आवश्यकता जग जाएगी, यानी कि उसको लगेगा कि फील होने लगेगा कि मेरे को ना ये चीजें चाहिए, तो मेरे पास क्या क्या नहीं है, और मेरे को क्या 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 प्राप्त करना है। जब आप, तो उसके अंदर एक एक भावना सी जग जाएगी अंदर, जो अंतर्मन की भावना, जिसको हम अंतर्नोद के नाम से भी जान सकते हैं। और वो एक कि मेरे को यह करना है, यह करना, तो ऐसी स्थिति को हम चालक ही बोलते हैं। और प्रणोद यानी कि जो अंदर की बात, अंदर एक उठने वाला भाव है, संवेग भी बोल सकते हैं उनको। तो वो एक अंदर उठने वाला भाव है, वो जाग जाएगा कि मेरे को ये वाला करना है। अब जब वो करेगा, आवश्यकता लगी, और ये वाले कि मेरे को ये करना है, ये करना है, और फिर बाद में जब वो कार्य करेगा और कार्य करेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और उसकी जिज्ञासा है शांत हो जाएगी। यानी कि पहले आवश्यकता होगी, फिर बाद में अंतर्नोद, चालक, या पन्नौद वो जगेगा, उसके बाद में हमारे को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी का दूसरा उदाहरण हो सकता है। दूसरा उदाहरण है कि जैसे आप लोग स्कूल गए हो या कॉलेज गए हो, और कॉलेज से जैसे ही छुट्टी होती है तो सीधा एक ही आपको आवश्यकता लगती है कि मैं जल्दी से जल्दी घर पर पहुंचू। और जैसे ही घर पहुंचे और आप लोगों ने खाना ढूंढना प्रारंभ किया, क्योंकि आपको भूख लग रही, ये मुख्य आवश्यकता है। जब आपको आपने खाना ढूंढना प्रारंभ किया तो इधर खाना चारों तरफ ढूंढा, और रसोई में ढूंढा, और जहाँ पर खाना रखा जाता है आपका फ्रिज में, तो वहां पर ढूंढा और वहां पर नहीं मिला। फिर आपको अगर आपके अंदर ये जग रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, क्योंकि ये प्राथमिक आवश्यकता है, भूख प्यास ये प्राथमिक आवश्यकता है। जब आपको भूख लगी तो आपने क्या किया, खाना, अभी तो टेम्परेरी जो चीजें विषय वस्तु आप लोग बना सकते हो वो बनाई, और बनाने के बाद में हाँ, अब खाना बन गया और खा लिया कि आपके अंदर आवश्यकता दिखी, तो आपने कुछ कार्य किया, इनके अंदर दो जगह कि मेरे को ये बनाना है, ये बनाना है, ये तो नहीं बनाना, जो आपको अच्छा से बनाना था वो कम समय में बन जाए, वो खाना आपने बनाया और खाया, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हम किसी भी विषय वस्तु को अगर याद करना चाहते हैं तो पहले यह पता होना है कि हमारे को याद क्यों करना है। हम कोई भी जैसे जॉब की तैयारी करें तो हमारे को
क्या क्या पढ़ना है। जब पढ़ने के बारे में सोच कि मेरे को ये पढ़ूंगा तब मेरे को ये जॉब मिलेगी, तो जब आपको आवश्यकता है ही नहीं जॉब की तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। जब आपको अत्यंत मात्रा में आवश्यकता है कि मेरे को जॉब लगना ही है तो आप लोग पढ़ना पड़ा। फिर आवश्यकता होगी कि मेरे को कौन कौन सी विषय वस्तु पढ़नी चाहिए। जब आपको यह होगा तो एक अंतर मन में भाव जगेगा कि हमें मेरे को ये किताबें लेके बाजार मार्केट से ये किताबें लेके आनी है, ये किताबें लेके आनी है, और इनके माध्यम से मैं जॉब लग सकता हूँ। इनको पढ़ने का और यह विषय वस्तु मेरे को पूर्ण रूप से याद हो जाएगी तो मैं अच्छे से मैं पढ़ सकता हूँ। तो फिर बाद में तुम लोग वो किताबें पढ़ने के बाद में तुम लोगों को याद होना प्रारंभ हुआ। जब याद होना प्रारंभ हुआ, एक एग्जाम दिए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हुए, दूसरे एग्जाम दिए तो और भी ज्यादा सही हुए, और फिर तीसरे एग्जाम दिए। या हो सकता है कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की कि पहले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आवश्यकता डिपेंड करती है कि पहले जो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले है आवश्यकता। जब जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप ही अंतर्नोर जगेगा, और जब अंतर्नोर जगेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो प्रोत्साहन अपने आप मिलेगा, और खुश होना यानी कि जो एक माइंडली खुश सेटिफाई होते हैं वो होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ में जैसे जैसे कोई व्यक्ति विशेष अगर अच्छी तैयारी कर रहा है तो एक बार जॉब लगने के बाद में वो दूसरी विषय दूसरे तुरंत ही है ना जो दूसरे क्षेत्र विशेष की जब जॉब की तैयारी करता है तो वो कम तैयारी में भी दूसरे क्षेत्र में जॉब लग जाता है। यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि उसको एक प्रोत्साहन मिल जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हुई होती है। तो क्या होता है कि वो प्रोत्साहन एक अभिप्रेरणा का काम करता है। वो अब इस प्रकार से काम करता है कि बस मेरे को ये इस प्रकार से सारा से सेटलमेंट करना है और मैं अच्छे से तैयारी कर लूंगा। और कई बार देखा होगा कि 3-4 महीने में किसी 6-7 महीने की कोई यूपीएससी की तैयारी करता है जो पहले से जॉब लगा हुआ है, और अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो 6 या 7 महीने के अंदर अंदर है ना वो यूपीएससी को करेक्ट कर लेगा। क्यों? उसको पता है कि मेरे को कौन सी कौन सी टेक्निक से या कौन सी तकनीक से मेरे को याद करना है, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी ऐसी टेक्निक अपनाई थी जिससे मेरे को जॉब मिल गई थी कम समय में। तो वो दोबारा वही ऐसी स्थिति अपनाएगा। अब है कि आवश्यकता, ये आपके समझ में आ गया। पहले आवश्यकता होगी फिर अंतर्नोर जगेगा फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अब आप बात है कि आवश्यकता, वो आवश्यकता है कितने प्रकार की होती है। आवश्यकता एक तो शारीरिक भी होती है, और दो चीजों को लेकर होती है हमेशा आवश्यकता। या तो कोई भी वस्तु हमारे पास है ही नहीं तब भी उसकी आवश्यकता होगी। अगर कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में है तो भी हमारे अंदर आवश्यकता जगह कि ये इसकी खपत कैसे की जाए। और कोई भी वस्तु अगर है ही नहीं तो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। दो विषय को मद्देनजर रखते हुए आवश्यकता होती है। इसमें आवश्यकता है ना 2 प्रकार की होती है। आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? आवश्यकता के 2 प्रकार है, जिसमें पहली है किसी चीज की कमी, और दूसरी है किसी चीज की वृद्धि। यानी कि कोई भी सी वस्तु है अगर वो जिसकी कमी होगी तो भी हमारी को आवश्यकता होगी उसकी। जैसे आप लोगों के पास में अभी पैसे नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? पैसे पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढोगे, नए नए कार्य करने। जिनके पास में रोजगार नहीं है तो वो नए नए रोजगार के आयाम ढूंढेगा कि मेरे को ना कम से कम समय में जल्दी से जल्दी और अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो नए नए आयाम ढूंढेगा। और जिनके पास में पैसे बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा वो? जिनके पास मेरे पास इतने पैसे है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण ना उन पैसों को खर्च करूं और बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। जो जैसे बिजनेसमैन करते हैं उनके पास में पैसे होते हैं, फिर वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। जगह जगह पर इन्वेस्ट किया, फिर उनसे इन्वेस्ट करने के बाद जो उनसे जो नए पैसे तैयार होते हैं या नई चीजें बन मार्केट में वो उनकी बनाई हुई वस्तु जाएगी मार्केट में बिकेगी, उसके ऊपर और ज्यादा पैसे आ जाएंगे।
तो आवश्यकता दो चीजों को लेकर होती है, एक तो किसी भी विषय वस्तु की कमी होगी हमारे पास में, और या कोई भी विषय वस्तु की अधिकता होगी तो आवश्यकता होगी। अब इसी के साथ में है, ये तो आवश्यकता के प्रकार हो गए। इसी के साथ में आवश्यकता है मुख्यतः दो और होती है। एक तो होती है अनिवार्य आवश्यकता, पहली अनिवार्य आवश्यकता, और दूसरी होती है गैर अनिवार्य आवश्यकता। अब जो अनिवार्य आवश्यकता होगी उसमें ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप लोगों को भूख लगी, खाना खाओगे, जब खाना खा लिया तो क्या होगा, वो उसका पाचन होगा और उसका त्यागना भी अनिवार्य है। यह अनिवार्य आवश्यकता है, यह जन्मजात होती है, क्योंकि कोई भी खाना खाएगा तो उसका त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि पेट में तो रख ही नहीं सकता। अगर पेट में रखेगा तो एसिडिटी और उल्टिया उल्टिया और बहुत सारी क्रियाकलाप होते रहेंगे। दूसरी है, यह आवश्यकता शारीरिक होती है, क्योंकि अनिवार्य आवश्यकता ज्यादा सारी जो अनिवार्य आवश्यकता वो शारीरिक होती है, क्योंकि आपको प्यास लगी और पानी पिया, भूख लगी खाना खाया, तो यह अनिवार्य आवश्यकता है। इसके साथ में है यह प्राथमिक प्रेरित से प्राप्त की हुई होती है, यानी कि पहले पहला आपका प्रेरक है कि मेरे को, जिससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं वो प्रेरक होता है। यानी कि जिस भूख लगी तो आप लोगों ने खाना बना के खा लिया, प्राथमिक प्रेरक हो गया। या इसके अलावा है यह अचेतन मन, यह अचेतन मन में को नियंत्रित करती है। अचेतन मन यानी कि आप लोग नींद वाली अवस्था में हो, और नींद वाली अवस्था में होने के बाद में भी आप लोगों को क्या टॉयलेट लग जाता है तो आप उठ के जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि नींद की अवस्था में है और आप लोगों को टॉयलेट लग रहा है और आप लोग नहीं जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को पाचन तंत्र का अगर अनकंट्रोल है और आपको नींद आ रही है तो अचानक आप लोगों को एक नहीं क्या होगा, पेट में कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी और आप लोग क्या होगा, फ्रेश होने जाओगे। तो क्या है कि ये शारीरिक आवश्यकता है, ये जो हम लोग गहरी निद्रा में सोए होंगे तो भी हमारे माइंड को जगा देगी। ऐसी आवश्यकता जो हमारे माइंड को सोने के बाद में कि हम अचेतन अवस्था में रहेंगे, हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग ध्यान से, जैसे माना कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, कोई आधे घंटा या 1 घंटे से पढ़ रहे हो, और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को अचानक बहुत ज्यादा प्यास लग गई और हिचकी आने लग गई, और फिर ये शारीरिक आवश्यकता है, और फिर आप लोगों ने पानी पिया तो आप लोगों की ये आवश्यकता शांत हो गई। इसके बाद में है जैसे ये सारी आवश्यकता है जिसको हम अनिवार्य आवश्यकता बोलते हैं, जिनको जैसे भूख लगना, भूख प्यास निंद्रा, ये सारी चीजें हैं, यह अनिवार्य आवश्यकता है। ये दूसरी है, एक तो है ये दूसरी गैर अनिवार्य आवश्यकता। पहले हमने पढ़ लिया था अनिवार्य आवश्यकता, अब दूसरी है गैर अनिवार्य आवश्यकता। यह ऐसी आवश्यकता है जो सब लोगों में अलग अलग पाई जाती है। यह वातावरण से द्वारा अर्जित की जाती है, यानी कि हमने नई नई विषय वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, नई नई विषय वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की, तो इस प्रकार की जो आवश्यकता है वो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। यह कर्तव्य आवश्यकता भी होती है, यानी कि हमने नई चीजें नई विषय वस्तु सीखी, जैसे एक छोटा बालक होता है, वो छोटे बालक ने पहली कक्षा में जब उसका एडमिशन आपने करवाया स्कूल के अंदर, तो वो क्या पहले पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना या बर्ता पकड़ना वो सीखेगा, फिर बाद में वो स्लेट पर अक्षर लिखना सीखेगा, फिर बाद में जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी तो वो नई नई ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर बाद में वो किताबें पढ़ना भी सीख जाएगा और बोलना भी सीख जाएगा और अपने विचार लिखना भी सीख जाएगा। यानी तो ये समय के अनुसार बदलती रहती है। यह ऐसी आवश्यकता है जो समाज के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा अर्जित की जा सकती है।
यानी कि सामाजिक भी आवश्यकता समाज के द्वारा भी अर्जित की जा सकती है और अन्य लोगों के द्वारा भी अर्जित किया। यह इस जो गैर अनिवार्य आवश्यकता है, इसको हम द्वितीय को प्रेरक के रूप में भी बोल सकते हैं। आवश्यकता बोलते हैं द्वितीय प्रेरक, यानी कि प्राथमिक प्रेरक तो होता है जो हमारी जो निजी आवश्यकता होती है, जिसमें खाना पीना पे और भूख लगना, वो सारी बातें होती है, वो प्राथमिक प्रेरक होगी। तो द्वितीय प्रेरक जिसमें हम अर्जित करते हैं, वो द्वितीय प्रेरक के अंतर्गत आती है। इसी के साथ में जो गैर अनिवार्य आवश्यकता है, यह हमारे चेतन मन को नियंत्रित करती है, यानी कि चेतन मन है, उसके अंतर्गत आती है। जब तक हम किसी विषय वस्तु के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, किसी विषय वस्तु के बारे में किसी को बताने की इच्छा नहीं रखेंगे, यानी कि हम चेतन अवस्था में नहीं रहेंगे, तब तक यह आवश्यकता है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। जब तक हम चेतन अवस्था में रहेंगे, तब तक यह आवश्यकता सुचारू रूप से चालू रहेगी। इसी के साथ में इसके अंतर्गत जैसे है संज्ञान प्राप्त करना, किसी विषय वस्तु के बारे में जानना, बहुत अच्छे से जानना, तो जानकारी प्राप्त करना, ये संज्ञानात्मक अवस्था के रूप में भी इसको जान सकते हैं। इसे तो यानी कि कितने प्रकार हो गए गैर अनिवार्य आवश्यकता है। वो एक तो कृत्रिम आवश्यकता है, यह अर्जित की जा सकती है। इसके अलावा यह अलग अलग लोगों में अलग अलग पाई जाती है। यह द्वितीय प्रेरक के नाम से भी जानी जाती है। यह समाज और विद्यालय के द्वारा भी अर्जित की जा सकती है। इसके अंतर्गत संज्ञान और कोई भी विषय वस्तु, उसके बारे में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त। और इसके अलावा जो गैर अनिवार्य आवश्यकता है, इसमें क्या होता है कि जो नई विषय वस्तु है, या जैसे हमारी को नौकरी प्राप्त करनी है, नौकरी प्राप्त करने के लिए जिस सिस्टम से होकर गुजरते हैं कि पहले पढ़ना प्रारंभ करो, फिर याद करना, फिर बाद में टेस्ट फाइट करो, टेस्ट फाइट करने के बाद में हमारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, और सब कुछ सही होगा तब हमको जाके जॉब मिलेगी, यानी कि ये अर्जित होगी। तो एक नए से स्टार्ट करके वापस उस, और ऐसी आवश्यकता है नौकरी करने वाले हैं, नेता है, उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे हमने कोई कार्य किया और आज कार्य करने के बाद में हमको प्रोत्साहन मिला, तो यानी कि कार्य करने के बाद हमारे को जो एक पारितोषिक बोल सकते हैं, वो मिला। तो ये इस प्रकार की भी आवश्यकता है। अब है अगला जो इनके बारे में आप लोगों का ना यहाँ पर लिखता हूँ। पहली है यह प्राथमिक प्रेरक है। शॉर्ट में लिखा जाए, यह प्राथमिक प्रेरक है, यह जन्मजात होती है। यह अचेतन मन को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। इसके अलावा इसके अंदर जो ये शारीरिक आवश्यकता है, इसके अलावा ये इसके अंतर्गत आने वाली जो जैसे भूख है, प्यास है, काम, निंद्रा और विश्राम,
ये सब है ना अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है गैर अनिवार्य आवश्यकता। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है गैर अनिवार्य आवश्यकता। इसके अंतर्गत आते हैं यह अर्जित होती है, ये सभी लोगों में अलग अलग पाई जाती है। सभी लोगों में अलग अलग पाई जाती है। ये जन्मजात नहीं होती। इसके अलावा यह सामाजिक क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं सामाजिक क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं से प्राप्त होती है। यह चेतन मन को नियंत्रित करती है। चेतन मन को नियंत्रित करती है। इसको हम द्वितीय विप्रेरणा भी बोलते हैं। द्वितीय प्रेरक, इसको प्राथमिक प्रेरक भी कहा जाता है, इसको द्वितीय प्रेरक भी कहा जाता है। इसी के साथ में इसको नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जा सकता है। इसमें इसके उदाहरण है गैर अनिवार्य आवश्यकता है उनके कि यह अर्जित होगी तब हमारे पास में यह आवश्यकता हमने अर्जित की है तो हमारे पास में होगी। जैसे उपलब्धि, सत्ता, नौकरी, पैसा, ये सारी क्या है गैर अनिवार्य आवश्यकता है और ये अनिवार्य आवश्यकता है। एक बार उतारो आप। तो तक अगला पॉइंट है प्रेरक, यानी कि प्रेरक दो प्रकार के होते हैं जिसमें प्राथमिक प्रेरक होगा और द्वितीय प्रेरक होगा। इनके बारे में जो बताने वाले थे वो मेस्लो थे, थॉमसन थे और गेरेट थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रेरक है वो दो प्रकार के बताए, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक प्रेरक होंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग 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 बताए हैं। जैसे मेस्लो है, मेस्लो ने
मैस्लो ने दो बताए, जिसमें प्राथमिक प्रेरक होगा वो जन्मजात होगा, और दूसरा जो मैस्लो ने ये द्वितीय प्रेरक बताया वो मैस्लो के अनुसार। इसी के इसी को मैं दोनों में डिवाइड, ये तो हो गया प्राथमिक और द्वितीयक में अर्जित, ये द्वितीयक हो गया। मैस्लो ने बताया कि तो प्रेरक है, प्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्राथमिक है वो जन्मजात होगा, और दूसरा है अर्जित है, दूसरा प्रेरक होगा वो अर्जित प्रेरक होगा। इसके बाद में जो दूसरा मनोवैज्ञानिक था तो प्रेरक के बारे में थॉमसन, इन्होंने भी प्रेरक के दो प्रकार बताए, जिनमें यानी प्रेरक के बारे में बताया था थॉमसन ने भी, जिनमें बताया गया है कि एक तो स्वाभाविक होगा और एक कृत्रिम होगा। एक तो स्वाभाविक प्रेरक होगा जिसको हम प्राथमिक प्रेरक के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रेरक होगा वो कृत्रिम होगा, जिसको हम द्वितीय प्रेरक के नाम से जानेंगे। इसके बाद में जो एक मनोवैज्ञानिक और थे जिन्होंने बताया, गेरेट ने। गेरेट के अनुसार इन्होंने है जो प्रेरक उनके तीन प्रकार बताए, जिसमें पहला है जैविक प्रेरक जो जिसको हम प्राथमिक प्रेरक कहेंगे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है स्वाभाविक। यानी कि प्राथमिक प्रेरक तो ये हो गए और द्वितीय प्रेरक ये हो गए। इस प्रकार से इन्होंने प्रेरकों के बारे में बताया है। जैसे एक बार दोबारा बताया जाता आप लोगों को, प्रेरक है यानी कि हम किसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो उनके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीय के बारे में। प्रेरक कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, जिसको प्राथमिक प्रेरक बोलेंगे और द्वितीयक प्रेरक बोलेंगे। जिसमें सबसे पहले जो बताया है, ये, ये तीन मनोवैज्ञानिक थे, मेस्लो, थॉमसन और गेरेट। जिसमें मेस्लो ने बताया है कि प्राथमिक जो प्रेरक होंगे वो जन्मजात होते हैं, और जो द्वितीय प्रेरक होते हैं वो अर्जित होते हैं। यानी कि हमने जो हमारे जो जन्म के साथ में जुड़ी हुई विषय वस्तु है, जो जन्म के साथ में जुड़ी हुई विषय वस्तु है वो जन्मजात प्रेरक होगी, वो दो प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत आती है। दूसरा है मेस्लो ने बताया कि जो अर्जित प्रेरकों के होती है, जैसे हमने कोई 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 बालिका है या लड़की है, उसको डांस करना पसंद है, मेहंदी लगाना पसंद है, मेहंदी की अच्छी अच्छी डिजाइने बना सकती है। इसके साथ में उसको इंग्लिश पढ़ना भी आता है, उसको म्यूजिक चलाना भी आता है, उसको कंप्यूटर चलाना भी आता है, ये और उसको पढ़ाना भी आता है, और उसको अच्छे से किसी से बातचीत भी कर सकते हैं, वाक चतुर भी है, और अच्छे से उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी है। तो यानी कि ये सारी चीजें कहाँ से है? ये अर्जित है। तो इन मैस्लो ने कहा कि जो अर्जित होगी वो द्वितीय प्रेरक होगा। इसके बाद में जो थॉमसन था, थॉमसन ने कहा है कि एक तो स्वाभाविक होगा, एक तो स्वाभाविक प्रेरक होगा, और जिसको हम प्राथमिक प्रेरक कहेंगे। एक तो स्वाभाविक प्रेरक होगा जिसको हम प्राथमिक प्रेरक कहेंगे, दूसरा है कृत्रिम प्रेरक,
जिसको हम द्वितीयक प्रेरक, एक मनुष्य में जो स्वाभाविक क्रिया होती है वो प्राथमिक प्रेरक के अंतर्गत आती है। एक बार दोबारा देखो, थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक के बारे में बताया और कृत्रिम प्रेरक के बारे में बताया। जो स्वाभाविक प्रेरक होंगे वो प्राथमिक प्रेरक होंगे, जो कृत्रिम प्रेरक होंगे वो द्वितीयक प्रेरक भी होंगे। फिर बाद में आता है गैरेट, इसने भी प्रेरक के बारे में बताया था, जो जो तीन प्रकार से बताया, जिसमें जैविक प्रेरक जो जैविक प्रेरक होंगे, एक जीव की जो भी क्रिया अपने दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप करेगा वो जैविक प्रेरक होगा। वो जो जैविक प्रेरक होगा वो प्राथमिक प्रेरक भी होगा, प्राथमिक प्रेरक भी होगा। जो जैविक प्रेरक है, गैरेट ने कहा कि जो जैविक प्रेरक है वो प्राथमिक प्रेरक ही होगा। फिर उसके बाद में कहा कि जो मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है, तो मनोवैज्ञानिक के क्रियाएं है और सामाजिक क्रियाएं है। जैसे समाज में रह रहे तो बहुत सारी चीजों, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पीन और लोगों के साथ व्यवहार और लोगों के साथ में बातचीत करना, वो सब एक जिसको हम कृत्रिम भी बोल सकते हैं, जो या अर्जित भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने न तो कृत्रिम कहा न अर्जित कहा, उन्होंने कहा कि एक तो जो मनोवैज्ञानिक जो तरीका है और दूसरा है जो सामाजिक कार्य सामाजिक क्रियाएं की जाती है, वो सब है ना द्वितीय प्रेरक के अंतर्गत आती है। इसके बाद में चलती है अभिप्रेरणा के बारे में, यानी कि एक बार दोबारा देखो, प्रेरक दो प्रकार के थे, प्राथमिक प्रेरक और द्वितीय प्रेरक। इसके बाद में तो मैस्लो ने कहा जन्मजात प्रेरक वो प्राथमिक प्रेरक होते हैं, और मैस्लो ने कहा कि जो द्वितीय प्रेरक वो अर्जित प्रेरक होते हैं। और जब थॉम उसके बाद में आए थॉमसन ने कहा कि जो स्वाभाविक प्रेरक होते हैं वो प्राथमिक प्रेरक होते हैं, और जो कृत्रिम प्रेरक होते हैं वो द्वितीय प्रेरक होते हैं। गैरेट ने कहा कि जो जैविक प्रेरक होंगे वो प्राथमिक प्रेरक होंगे, जो मन इसके साथ में जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो प्रेरक होंगे वो, गैरेट ने कहा कि जो जैविक प्रेरक होंगे वो प्राथमिक प्रेरक होंगे, इसके साथ ही जो मनोवैज्ञानिक प्रेरक होंगे और सामाजिक प्रेरक होंगे वो द्वितीय प्रेरक की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।